do like, share and subscribe. इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनसे। चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही शी जिनपिंग के प्रति अपनी वफादारी दिखानी शुरू कर दी थी। पद पर बैठते ही वे माले को दशकों के पुराने दोस्त भारत से दूर करते हुए चीन के करीब ले जाने लगे। हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व वाले मालदीव के इस कदम से भारत के साथ ही अमेरिका में भी चिंता के सुर उठे, लेकिन मालदीव और चीन की इस दोस्ती में अब तक सिर्फ बीजिंग का ही दिखाई दे रहा है। इसके बदले माले को चीन से भारी भरकम कर्ज का बोझ मिला है। इसके पहले अब्दुल्ला यामीन की सरकार के समय मालदीव पहली बार चीन के लालच में आया था और आज वह उसके कर्ज जाल में पूरी तरह फंस गया है। मालदीव 2024 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। तब से मालदीव चीनी बैंकों से 1.4 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है, यानी मालदीव का कुल कर्ज का 20% 1/5 हिस्सा अकेले से चीन से लिया हुआ है। इसके चलते अब मालदीव को चीन की हर बात पर झुके रहना मजबूरी बनती जा रही है। मालदीव को दिए कर्जों के दम पर ही अब चीन के जासूसी जहाज मालदीव के बंदरगाह पर रुकने लगे हैं। हाल ही में चीनी जासूसी जहाज कुछ दिनों के अंतर पर 2 बार मालदीव के बंदरगाह पर पहुंचा था। मालदीव को अपने पक्ष में करना चीन के लिए फ़ायदे का सौदा है। मालदीव हिंद महासागर में सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में एक पर स्थित है, जिसके मध्य से 80% चीनी तेल का आयात होता है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग माले में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति चाहता है, जिससे फारस की खाड़ी में तेल तक उसकी पहुंच को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। मुइज़ू सरकार के आने के बाद चीन और मालदीव के बीच हुए सैन्य समझौते को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस समझौते के तहत चीन मालदीव की सेना को प्रशिक्षित करेगा। 2023 में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। अप्रैल 2024 में हुए संसदीय चुनाव में मुइज़ू की पार्टी ने भारी बहुमत के साथ उनका चीनी समर्थक एजेंडा और मजबूत हो गया। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू ने मालदीव में आपदा और राहत में मदद के लिए तैनात भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी पर जोर दिया। भारतीय सैनिक मालदीव में भारत द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर और डोनियर विमानों के संचालन में सहायता के लिए थे, लेकिन मुइज़ू ने इससे विदेशी सैनिकों की मौजूदगी बताकर प्रोत्साहित किया। इसी 9 मई को भारतीय सैनिकों का आखिरी दल मालदीव से बाहर आ गया। इसकी जगह भारत ने नागरिक तैनाती की है। हालांकि अब मुइज़ू को चीन का कर्ज जाल समझ आने लगा है। इसी महीने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमील भारत पहुंचे थे और कर्ज चुकाने में राहत की मांग की थी, जिसे नई दिल्ली ने मंजूर कर लिया। इसके उलट मालदीव में चीन के राजदूत ने पिछले सप्ताह ही बयान दिया कि बीजिंग का माले के कर्ज पुनर्गठन का कोई इरादा नहीं है। आइए अब बात करें हम ईरान की। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में रविवार को मौत हो गई। रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। दुर्घटना में मारे गए देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य अधिकारियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अगुवाई में बुधवार को प्रारंभ हुई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ राजधानी तेहरान में निकाले गए जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। तेहरान विश्वविद्यालय में मृतकों के ताबूत रखे गए थे। ये ताबूत ईरानी ध्वज में लिपटे हुए हैं और ताबूतों पर नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के ताबूत पर एक काली पगड़ी रखी गई है, जो उनके इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का संकेतक है। शहर के केंद्र में रईसा का तस्वीरें हाथ में लिए शोक मनाने वाले लोग तेहरान यूनिवर्सिटी और उसके पास इकट्ठा हुए। शीर्ष अधिकारियों के साथ आयतुल्ला खामनेई ने मृतकों के ताबूतों पर प्रार्थना की। फ़लस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास के नेता इस्माइल हानी है, लेबनानी प्रतिरोध समूह हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम भी जुलूस में शामिल हुए। हानी ने इजराइल विरोधी नारे लगाते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ, हमें यकीन है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और फ़लस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। शहर में लगे बड़े बड़े बैनर। रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को उत्तर पश्चिम ईरान के कोहरे से ढके पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। एक विशाल खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें तुर्की, रूस और यूरोपीय संघ की मदद शामिल थी। रविवार तड़के सरकारी टेलीविजन ने रईसी की मौत की घोषणा की। रईसी, जो सुप्रीम लीडर खामनेई के उत्तराधिकारी बनने की व्यापक उम्मीद थी, राजधानी में बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं जिसमें दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद बताया गया है। रईसी और बाकी मृतकों का अंतिम संस्कार मंगलवार को जुलूस के साथ शुरू हुआ। इसमें हजारों लोग काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। तेहरान से शवों को ईरान के दूसरे शहर मशहद ले जाया जाएगा, जो रईसी का गृहनगर है। गुरुवार शाम को उन्हें दफनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। देश के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। आइए हम भारत और ईरान के संबंधों पर एक प्रकाश डालें। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। इसके अलावा भारत ने मंगलवार को एक दिन का राजकीय शोक रखा।
ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है, लेकिन ईरान के साथ संबंध हमेशा से इतने अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध कई बार पश्चिम के दबाव के कारण भी खराब होते रहे। साल 1950 में भारत और ईरान के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दशकों से दोनों देशों ने तेल पर आधारित घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए हैं, जो आतंकवाद और पाकिस्तान पर साझा दृष्टिकोण है। लेकिन यह समझने के लिए आखिरी दिनों के संबंधों को गलत क्या हुआ, इसमें 2003 में वो घटनाक्रमों को समझना पड़ेगा। साल 2003 में भारत और ईरान ने राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इसके मुताबिक दोनों पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास करेंगे, रक्षा सहयोग करेंगे और ईरान में निवेश के जरिए ऊर्जा संबंध गहरे होने पर ध्यान दें। लेकिन ये प्लान पटरी से उतर गया। इसका कारण ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जो 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में लगे थे। साल 2004 में ईरान के परमाणु गतिविधि को कम करने और पश्चिम के साथ तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि 2005 में पश्चिम की ओर से बातचीत को ख़त्म कर दी गई, क्योंकि ईरान को अपनी एक फैसिलिटी में यूरेनियम बनाते हुए पाया गया था। अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए, इसके साफ किया कि ईरान के साथ भारत के संबंध मुश्किल में पड़ गए। भारत के लिए एक संकट का समय था, क्योंकि वह ईरान के साथ संबंधों को गहरा बनाने में लगा था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत कर रहा था। सितंबर 2005 में विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर गए। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को चेतावनी दी कि सिविल न्यूक्लियर डील को कांग्रेस अस्वीकार कर सकती है। इसके बाद भारत ने 2005 और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ मतदान किया। भारत के लिए सिविल न्यूक्लियर डील ईरान की दोस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। स्ट्रेटेजिक और रक्षा साझेदारी से जुड़ी समस्याओं के बावजूद भारत ने ईरान से अरबों डॉलर का तेल आयात किया। अमेरिकी दबाव के बाद 2010 में ऊर्जा संबंधों पर असर पड़ा। ईरान को भारत तब तेल की पेमेंट नहीं कर पाया, जिसके दौरान ईरान ने भारत की तेल की बिक्री बंद करने की धमकी दी। साल 2012 में यह समस्या गंभीर हो गई। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध ईरान पर और सख्त हो गए। मई 2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की यात्रा के दौरान ईरान से तेल आयात में कटौती करने को कहा। 2013 में आयात में 15% की कटौती हुई। अगले कई वर्षों तक आई समस्याओं के बाद भी भारत ईरान के संबंध नहीं टूटे। साल 2023 में भारत ने SCO में ईरान की एंट्री को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, हाल में ही में चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ी डील भी है, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों को धमकी दे चुका है। आइए हम बात करें गाज़ा में इजरायली हमलों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच सीक्रेट बातचीत की। इस बातचीत में दोनों देशों में काफ़ी प्रगति हुई थी, लेकिन अब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की मौत के बाद ये रुक गई है। मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार ब्रेट मैकगुइर ने इस महीने पश्चिमी देशों के लिए ईरान के वार्ताकार और वर्तमान समय में कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बागेरी कानी के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत की थी। मिडिल ईस्ट आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 3 सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। ईरानी सूत्रों ने बताया कि यह बातचीत 3 चीज़ों पर फोकस थी, जिसमें एक इजराइल में सत्ता बदलाव की इच्छा भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सत्ता में बदलाव के अलावा गाज़ा युद्ध के अंत और इलाके में तनाव को भड़कने से रोकने पर फोकस थी। बता दें कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से खुश नहीं है। बाइडेन भी नेतन्याहू सरकार पर खुलकर हमला बोल चुके हैं। ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी एक विश्लेषक ने कहा कि यह बातचीत एक तरीके से अमेरिका और दूसरी ओर ईरान तथा उसके सहयोगियों के बीच सीज फायर को स्थापित करने का रास्ता तैयार करने पर थी। अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट बातचीत ओमान के मस्कट शहर में हुई थी। यहाँ पर साल 2015 में हुए एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहती है। जनवरी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत थी। बातचीत को करीबी से देख रहे एक सूत्र ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों देशों के बीच किसी तरह का समझौता होने के करीब था। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री इस बातचीत के समय डिप्टी विदेश मंत्री थे। सूत्र ने कहा कि चूंकि ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों की मौत हो गई है, जल्दी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अमेरिका के साथ बातचीत में देरी होगी। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाज़ा युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद ईरान के सहयोगी संगठनों जैसे यमन की हूती, इराकी मिलिशिया ने इस इलाके में अमेरिकी लक्ष्यों को निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को अमेरिका की सेनाओं ने अप्रैल में मार गिराया था। ईरान ने सीरिया में अपने कमांडर की हत्या के बाद सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल पर हमला बोल दिया था। ईरानी विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम करने पर भी संभवतः बातचीत हुई थी। इससे पहले पिछले साल ईरान और अमेरिका के बीच कैदियों के आदान प्रदान पर बातचीत हुई थी और बाद में $6 अरब अमेरिका देने के लिए तैयार हो गया था। ये पैसा ईरान के तेल राजस्व का था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।